नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हेलो किसान में हम दो विषय लेकर आते हैं और उन दो विषयों के एक्सपर्ट को हम अपने स्टूडियो में बुलाते हैं ताकि हमारे जो किसान भाई बहन हैं, अगर उन विषयों से संबंधित उनका कोई भी सवाल है तो हम जवाब अपने एक्सपर्ट के माध्यम से उनको दिलवा पाएँ। तो आज के जो दो विषय हैं, सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज किन दो विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है बागवानी योजनाएं और दूसरा विषय मिट्टी का स्वास्थ्य है। तो बागवानी योजना से जुड़ा कोई भी सवाल है या मिट्टी के स्वास्थ्य को लेकर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट जो मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। डॉक्टर YR मीना हमारे साथ मौजूद हैं, अपर आयुक्त विस्तार बागवानी विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर JPS डबास हमारे साथ मौजूद हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली। मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सर हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर YR मीना, पहले आप ही से जानना चाहूँगी बागवानी से जुड़ा हुआ सवाल। बागवानी में एक तो स्थिति अपनी क्या है अभी, और अगर कोई व्यक्ति बागवानी करना चाहता है तो शुरुआती किन चीज़ों का उसे ख्याल करना चाहिए? बागवानी के बारे में मैं खासकर ये बताना चाहूँगा कि अगर कम से कम क्षेत्रफल से कम जगह से अच्छी आमदनी या अधिक आमदनी करनी हो तो बागवानी की तरफ हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं। और ख़ासकर जो हमारे महानगर हैं उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको तो बागवानी की तुलना कोई दूसरे व्यवसाय से कर ही नहीं सकते। और इसके लिए जो योजनाएं हैं हमारी बागवानी की, उनमें बहुत सारी मदद हैं, जैसे किसानों को प्रशिक्षण देने से लेके तरह तरह के जो उनके बीज और पौधे हैं, उन्नत जाति के बढ़िया प्रमाणित बीज पौधे उपलब्ध कराना। क्योंकि बागवानी में मान लो कोई किसान बगीचा लगा रहा है तो बगीचे के लिए उनको बेहतरीन किस्में और उन किस्मों के उन्नत पौधे ये मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक बार क्योंकि अगर पौधारोपण कर दिया तो 25, 30, 40 साल तक आप उससे हार्वेस्ट करते हैं, उत्पादन लेते हैं। तो सबसे बड़ी भूल हो जाती है जब हम बागवानी की योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं बगीचा लगाने की, तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। उनके क्षेत्र में कौन सी किस्मों को लगाया जा सकता है, कितनी दूरी पर लगाया जाता है, ये सब चीज़ें। तो इन सब के लिए योजनाओं के तहत मदद है, प्रशिक्षण की भी और सब्सिडी भी उपलब्ध है पौधों पर, बगीचे लगाने पर। इसके अलावा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, खासकर जो संरक्षित बागवानी है उसमें ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, कई तरह के स्ट्रक्चर्स हैं के बारे में भी बात करेंगे। और डॉक्टर डबास, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसा सर ने कहा कि शुरुआत में ध्यान रखना चाहिए, उन्नत बीज और सब चीज़ों का तो ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले शायद जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़मीन है। आपकी ज़मीन कैसी है, आपकी मिट्टी कैसी है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो वैसे में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे किसान इस बात का पता लगा सकता है अगर उसको बागवानी करनी है या किसी भी प्रकार की वो कृषि करना चाहता है, तो मिट्टी आधारित क्या बातें उसको ध्यान में रखनी चाहिए? मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर हमारा किसान कोई भी फसल लेता है, चाहे वो बागवानी की हो, दलहनी हो या धान्य हो या कोई भी दूसरी फसल है, क्योंकि हम बार बार अपनी खेतों से बहुत ज़्यादा फसल ले रहे हैं और लगातार लेते आ रहे हैं, लेकिन उसी के अनुपात में जब तक पोषण को सही नहीं जाता है तो हमारी मिट्टी से पोषण तत्व तो बार बार लिए जाते हैं, उतनी मात्रा में जब मिट्टी को पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो मिट्टी में उन पोषक तत्वों का ह्रास हो जाता है। और ह्रास होने की वजह से हमारी फसलों से हमें सही उत्पादन नहीं मिल पाता, चाहे वो बागवानी हो चाहे कोई भी हो। तो मिट्टी के स्वास्थ्य को देखना बहुत ही ज़रूरी है। और जब मिट्टी के स्वास्थ्य की बात आती है तो हमें देखना चाहिए कि हमारी मिट्टी की क्या तो pH मान है, कितनी उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है, कितनी EC है, और कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में मिट्टी में उपलब्ध हैं, जो कि हम कोई फसल लेने जा रहे हैं उसके लिए उसको ठीक मात्रा है या नहीं है। जब हम बागवानी की फसलों की बात करते हैं तो बागवानी की फसलों के लिए इसका और अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि बागवानी फसलें जो हैं वो में गहराई तक तत्व लेते हैं। जितने में हमारे फलदार पौधे हैं, जो पेरिनियल पौधे हैं, वो नीचे तक पोषक तत्व लेते हैं। तो जब हम बागवानी फसलों की बात करते हैं तो जो मिट्टी की जाँच करते हैं वो केवल ऊपरी मिट्टी की जांच नहीं करते, बल्कि हम ऊपर से लेकर लगभग 1 मीटर तक की मिट्टी की जांच करते हैं, जहां तक हमारी जड़ें जाती हैं। और उसके आधार पे ही हम सही मात्रा में जब पौधा लगाते हैं तो उससे हमें अपेक्षित पैदावार मिलती है। जहां तक जो एनुअल क्रॉप्स हैं उनके अंदर हम मिट्टी की जाँच करते हैं तो उसके लिए में केवल महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहली बात आती है कि मिट्टी का नमूना कैसे लिया जाए। अगर हमने मिट्टी का नमूना ही ठीक नहीं लिया तो हम कितनी भी अच्छी लेबोरेटरी में उसको भेजेंगे
तो जांच के जो रिजल्ट हैं वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हमारा नमूना जो हमारी मिट्टी से मेल नहीं खा रहा है। तो जब नमूना लेते हैं तो सबसे पहले हमें सोचना है कि अपने खेत में से, तो उसमें कम से कम 10 से 12 जगह से हमें नमूने लेने हैं, और कोई भी नमूना डोल के आसपास से ना लें, यानी कि जो भी हमारा खेत का किनारा है उससे 3 से 4 मीटर अंदर से लें। दूसरी बात, किसी भी पेड़ के नीचे से ना लें, या जहाँ पे भी कुछ पत्ते उत्ते गिरे हो वहाँ से ना लें, या पुरानी खाद की टहनी गिरी हो तो वहाँ से ना लें। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो नमूना है हमारी मिट्टी का सही नुमाइंदगी करे, और जितने हम नमूने ले रहे हैं तो उसमें मिट्टी की जो मात्रा है वो ऊपर से नीचे तक बराबर होनी चाहिए। और नमूने सबसे अच्छी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो ऑगर होता है जिसमें एक जैसा नमूना वो 6 इंच तक ले लेता है, तो ये बहुत कम पैसे में मिल जाता है बाजार से, मुश्किल से 50-100 रुपये मिल जाता है, और हम उपयोग करके हमेशा ऐसे नमूना लेंगे तो बिल्कुल ठीक नमूना आएगा। अच्छा। लेकिन बहुत से किसान भाई हमारे ऐसे जिनके पास ऑगर नहीं है या ऑगर के बारे में नहीं जानते हैं, तो खुरपी से एक सही नमूना ले सकते हैं। और सही नमूना लेने का तरीका ये है कि पहले उन्होंने एक वी शेप का आकार बनाना है, और ये आकार जब बीच में से नापेंगे तो 6 इंच का होना चाहिए। अच्छा। फिर एक तरफ से खुरपे को लगाएंगे और बिल्कुल नीचे तक बराबर की मिट्टी लेंगे ऊपर से नीचे। इसको हम एक साफ अच्छे तसले में या प्रांत में या किसी ऐसी चीज में जो पहले से अच्छी धुली तरह हो, साफ सुथरा हो, लेकिन अगर कोई कट्टा का प्रयोग किया जाता है तो खाओ, तो उसके अंदर उसमें हम इसको मिट्टी को इकट्ठा करते करते इस मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में इसमें से सही से लगभग आधा किलो मिट्टी लेंगे, इसका नाम, नमूना लेने की तिथि, और हमने जो नमूना जो जगह से नमूना लिया उसके पहचान, और किसान का नाम और गांव का नाम के साथ में लेबोरेटरी में भेज देंगे, जिससे जब आपकी मिट्टी की जांच होके आए तो आपके पास सही जांच मिले और आप उसको सही से देख सकें। तो ये नमूना लेना बहुत जरूरी है और मिट्टी की जांच करवाना बहुत जरूरी है। और जो बागवानी की फसलें लेते हैं वो 3 जगह से नमूना लेंगे, ऊपरी 6 इंच का भी लेंगे, 6 इंच से 9 इंच का भी लेंगे, और 9 इंच से लेके 18-20 इंच का भी लेंगे, और 1 मीटर के नीचे का भी लेंगे। तो इन सब की जांच करके ही अगर आप तय करेंगे तो आप अच्छी फसल ले पाएंगे। और डॉक्टर वाई आर मीणा, आपसे अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम इस बात की तह तक जाते हैं कि हमको बागवानी के लिए उन्नत बीज और सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही साथ बात आती है प्रशिक्षण की भी। प्रशिक्षण का आपने भी जिक्र किया, तो वो प्रशिक्षण कहाँ से किसान ले सकता है, और क्या प्रशिक्षण के लिए ज़रूरी है कि वो कितने एरिया में खेती कर रहा है, या कितने भी एरिया में वो अपनी बागवानी करना चाहता है तो वो प्रशिक्षण के लिए मान्य है, वो जा सकता है प्रशिक्षण? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। प्रशिक्षण के लिए किसानों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक तो हमारे देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 13-14 कृषि विज्ञान केंद्र आज की तारीख में हैं, और हर जो ग्रामीण जिला है उसमें एक तो कृषि विज्ञान केंद्र है ही, कई जिले बहुत बड़े हैं तो 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। और मैं कहूँगा कि किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पाठशाला है, वहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसानों को मिलती है, प्रायोगिक यानी कार्य करते हुए प्रशिक्षण। क्योंकि किसानों को किसी क्लास में बैठा के अगर भाषण देके पढ़ाते हैं या कुछ सिखाते हैं तो वो इतना असरकार नहीं होता, लेकिन खेत में कार्य करते हुए अगर प्रशिक्षण देते हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो प्रशिक्षण देते हैं, तो उसको किसान भुला नहीं पाते। तो केवीकेज में सबसे नज़दीक हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो भी करीब 75 से ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालय हैं राज्यों में, उनमें जा कर के विस्तार संभाग है, बागवानी डिवीजन भी होता है, वो भी समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। इसके अलावा राज्यों के बागवानी विभाग या विस्तार विभाग वो भी समय समय पर रबी में, खरीफ में सीजन स्पेसिफिक प्रशिक्षण का आयोजन वो करते हैं। और आत्मा योजना एक हमारी केंद्र सरकार संचालित कर रही है राज्यों के साथ, तो हर जिले में एक आत्मा जो है वो है एजेंसी, उसमें भी वो उनके साथ मिलकर के बागवानी विभाग के साथ वो भी प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं। विशेषता ये होती है कि किसान की रुचि को ध्यान में रखते हुए उनके समूह बना करके और फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कहने का मतलब देश में बहुत बड़ा प्रशिक्षण के लिए एक नेटवर्क है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है, वो भी समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं। बस जैसे जरूरत पूसा है कि संस्थान किसान आए और प्रशिक्षण लें, क्योंकि प्रशिक्षण लेकर जब आप बागवानी करेंगे तो उसका आपको दोहरा तिहरा लाभ हो सकता है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं सर, ईश्वर सिंह है हरियाणा से। स्वागत है ईश्वर सिंह जी, सवाल क्या है आपका? हेलो जी, हेलो हेलो जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो मैम। हम सुन रहे हैं ईश्वर सिंह जी, हमको आ रही है आपकी आवाज। क्या सवाल है आपका? मैम मैं बागवानी के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं?
जी मैंने बागवानी करनी है, तो मैं किस महीने में इसको पेड़ लगाने हैं? मैंने 7 एकड़ में। किस चीज के? आम के। अच्छा, और कहाँ पर? मैंने यूपी में लगाने हैं। यूपी जिला? में कहाँ? ये सहारनपुर में। सहारनपुर में, ठीक है। हाँ जी। पौधे लगाने के पौधे लिए लगाने की पूछना है आपको या कुछ और भी सवाल है आपका? जी मैं बागवानी करना चाहता हूँ, ये मुझे कृषि का प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? अच्छा ठीक है, प्रशिक्षण और बाकी जो भी जानकारी सर आप प्रशिक्षण का जैसे मैंने बताया था आपको, कृषि विज्ञान केंद्र में तो आप प्रशिक्षण ले ही सकते हैं। इसके अलावा जो राज्यों के बागवानी विभाग हैं, आप उनसे संपर्क करें, वो समूह बना करके किसानों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। आत्मा जो योजना है उसके तहत भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। और आपके यहाँ कौन कौन सी किस्में चल रही हैं वो सारी जानकारी वो देंगे। कहाँ से आप पौधे ले सकते हैं, अगर बागवानी विभाग के साथ मिलके आप प्रशिक्षण लेके शुरुआत करते हैं बाग बगीचे लगाने की, तो योजना के तहत जो अनुदान है वो भी, उसकी भी मदद आपको मिलेगी प्रशिक्षण के साथ साथ। जी। तो निश्चित तौर पर आप आपके जो निकटतम बागवानी अधिकारी हैं उनको संपर्क कर लीजिए और वो आपको पूरी योजना का फायदा भी दिलवा देंगे। कितने पौधे आप कितनी जमीन में लगाना चाहते हैं, कितनी दूरी पर लगाएंगे, वो सारी आपको जानकारी उनसे मिल जाएगी। और जगह तो शायद ठीक चुनी है सहारनपुर, हाँ ठीक है, आम की खेती हो सकती है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपसे डबास साहब मैं जो जानना चाहती हूँ वो मिट्टी, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो किसान भाई हैं वो जांच पड़ताल करवाते नहीं हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हो सकता है ये भ्रम हो कि समय लगेगा, या ये भ्रम हो कि अगर जांच पड़ताल में कुछ आ गया तो शायद हम जो उगाते हैं वो मना कर दिया जाएगा, किसी प्रकार की तो भ्रांतियां रहती होंगी, तो वो आप कैसे दूर करेंगे उनकी? मीनाक्षी जी, जो सबसे बड़ी बात हमारे किसानों के साथ है, अधिकतर जो हमारे किसान हैं वो छोटे हैं और मझोले हैं, और ये किसान जो हैं अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं, और ये कई बार कृषि विज्ञान केंद्र तक भी नहीं पहुंचते हैं और ना ही अपने कृषि अधिकारी से संपर्क में आते हैं। सरकार जो है मिट्टी की जांच फ्री में करवा रही है, और मिट्टी के लिए जांच के बाद में उनको जो हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, वो भी उपलब्ध करवा रही है। केवल सोचना है कि हमारे किसान को थोड़ा सामने आना है और आगे आना है, और सही समय पे मिट्टी की जांच करवानी है, क्योंकि मिट्टी, खड़ी फसल से मिट्टी का सैंपल नहीं लिया जा सकता, फसल कटने के बाद ही मिट्टी का सैंपल लिया जा सकता है, उसके बाद में ही। और मिट्टी की जांच का अगर सही टाइम देखें तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी खरीफ की फसल कट जाती है उसके बाद में अगर हमारे पास 15-20 दिन का टाइम है तो उस समय अगर हम जांच करवाते हो तो उसका ज़्यादा अच्छा रहता है। और नहीं तो जो भी हमारी रबी की फसल कटेगी और रबी की फसल कटने के बाद से जब खरीफ की फसल लगेगी, इसके बीच जा सकता है, और नमूना लेके इसकी जांच करवानी बहुत जरूरी है। जी जी। जो जांच रिपोर्ट है उसमें ये कभी नहीं कहा जा सकता कि आप ये खेती नहीं करेंगे, केवल उनको सलाह दी जाती है कि आपकी मिट्टी के आधार पे आप ये फसलें उगा सकते हैं, और ये फसलें उगाना चाहते हैं, इसमें ये किस्में आपकी मिट्टी में और अच्छी आएंगी। और आपको अगर अपनी मिट्टी से, अपनी फसलों से इतनी पैदावार लेनी है तो उसमें कितनी मात्रा में खाद डालना है। जी जी। जैसे कि हमारे एक संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली ने एक STFR मीटर बनाया है। हाँ। और ये जो मीटर है इस किस्म का है कि हमारे गाँव में ही इसकी जांच हो सकती है। अगर कोई पढ़ा लिखा नवयुवक जिसके पास 1 लाख रुपए का प्रबंध हो तो इस मिट्टी की से मशीन को ले सकता है और लगा के अपने घर में, गांव में ही मिट्टी की जांच करके उसको नमूने की मिट्टी की रिपोर्ट दे सकता है। अच्छा। इस मीटर का नाम जो हमने रखा है STFR मीटर, सॉइल टेस्ट एंड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर। उसका आधार ही ये है, अगर कोई किसान अपने गेहूं के लिए मिट्टी की जांच करवा रहा है तो मिट्टी की जांच के साथ साथ वो बताएगा कि मैंने कोई ये फसल लगानी है, तो हमारी जो मशीन है वो बता देगी उनको अगर 50 क्विंटल पैदावार लेनी है तो आपको कितने कितने खाद डालने हैं, अगर आपको 55 और 60 क्विंटल पैदावार लेनी है तो कितना खाद डालना, कौन सा खाद और कब डालना है। ठीक है सर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से राजेश सिंह हैं। स्वागत है राजेश सिंह जी, क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो राजेश जी, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। और हमको पूछना है, आम के बौर में जो है कुछ मतलब बौर झड़ रहे हैं और फंगीसाइड शायद फफूंदनाशक कुछ पकड़ा है, तो मैं आप बागवानी किया हूँ तो उसमें कौन सी दवा डालें कि आम ज्यादा से ज्यादा फरे? ठीक है, बोर तो अब आ रहा है क्योंकि आम का वैसे बोर काफ़ी लगता है, और मतलब ये 1% से भी कम बोर में फल लगते हैं, क्योंकि अगर सभी जो फूल हैं वो फल में कन्वर्ट हो जाएं तो आम पूरा तहस नहस हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार फूल का गुच्छा बन जाता है जिसको मैंगो मालफॉर्मेशन कहते हैं, उस तरीके की कभी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, ऐसी कोई समस्या आ जाती है
तो उसका भी कोई परमानेंट इलाज तो नहीं है, लेकिन क्या करते हैं उसको जब गुच्छे बनते हैं वो गुच्छे वाले भाग को काट के कहीं दूर ले जाके मिट्टी में दबा देना होता है। 1-2 साल ऐसा करने से काफ़ी सुधार उसमें आता है। बाकी फलन कम हो रहा है उसके लिए प्लेनोफिक्स है या ग्रोथ हार्मोन है, उनका कई बार छिड़काव करते हैं तो उससे भी थोड़ा सुधार होता है। आप अपने बागवानी अधिकारी को अपने पौधे दिखा सकते हैं क्या उसमें समस्या है। बाकी फूल झड़ेंगे और फल बहुत कम फूलों पे ही लग पाता है और काफ़ी अच्छी तादाद में वो फल हो जाते हैं। और किस्मों का विशेषकर ध्यान रखना होता है क्योंकि आम एकांतरण फलन जनरली होता है जो पुरानी किस्में हैं, यानी 1 साल फल लगता है खूब अच्छा, दूसरी साल नहीं लगता या बहुत कम लगता है। तो आजकल जैसे हमारा पूसा संस्थान है, डबा साहब जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, वहाँ से कई नियमित फलन वाली किस्में विकसित की गई है जिनमें लगातार फल को नियमित रूप से मिलता है। वहाँ से अच्छी किस्में लगा सकते हैं और जो अभी फल लगी हुई हैं उनको बागवानी अधिकारियों को दिखा करके क्या प्रैक्टिकली समस्या है, अगर कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर उसका वो निदान बताएंगे। जैसे आप इनके तो अभी बाग लगे हुए हैं लेकिन उसमें भी आप मिल सकते हैं केवीके में, आप अधिकारियों से मिलिए, आपको और ज़्यादा लाभ होगा, वो आपको बता पाएंगे। और अभी जो आपका बाग लगा हुआ है उसमें अगर और गुंजाइश है कि और आप नई पौध लगा सकते हैं, नए पेड़ आपके हो जाएंगे वक्त के साथ साथ आगे, तो वो आपको दोहरा फायदा हो सकता है। एक ब्रेक के लिए हमको यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। दोनों एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे दर्शक हमें फ़ोन कर सकते हैं। 2 विषयों के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उन दोनों विषयों से जुड़ा कोई भी सवाल है आपका तो हमसे ज़रूर जुड़िएगा एक ब्रेक के बाद। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे। स्वागत है आप सबका हेलो किसान में और 2 विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम विषय एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को, बागवानी विकास से जुड़ा अगर कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर जुड़िएगा और साथ ही साथ मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है। क्या सवाल है सर? हेलो हेलो सर, टीवी की आवाज कम कर दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिए। हेलो हेलो हाँ मैडम, सवाल पूछिए। नींबू का पेड़ लगा है हमारे पास, उसमें 80% तक फूल गिर गए हैं। पिछले साल भी हुआ था ऐसे ही। तो जो बचा 20% है उसमें से 10% फल भी गिर जाते हैं। ओ अच्छा, ठीक है। नींबू का आपने कहाँ लगाया हुआ है ये? मध्य घर में प्रदेश? ही लगा हुआ है। कितने पेड़ हैं? 1 पेड़ है। एक ही पेड़ है, अच्छा। एक ही पेड़ है? कितना बड़ा पेड़ है इनका? कितना बड़ा पेड़ है? पेड़ तो काफी बड़ा हो गया मैडम, 7-8 साल का है। अच्छा, उसमें तो खासकर एक्चुअली 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जब फूल आता है उस टाइम सिंचाई नहीं करें, अच्छा। उससे भी कई बार फूल गिर जाता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, पूरे फूल को तो फल में परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक दूसरी बात है उसकी साइडों से गोलाई में जो पौधा है साइडों से खुदाई करके उसके जड़ों का कई बार गुच्छा अगर बना हुआ है तो थोड़ी छटनी उसकी करके और उसमें देसी जो गोबर की खाद है वो उसमें डाल दें। और कई बार जिप्सम और इनकी भी कमी हो जाती है उसमें, तो उसका स्प्रे वगैरह भी करना होता है ऊपर से। दूसरा, थोड़ा बहुत यूरिया और ये खाद भी डाल सकते हैं। और स्प्रे जो फूल है गिर रहा है उस टाइम प्लेनोफिक्स
एक दवाई है, ग्रोथ हार्मोन है, उसको आप छिड़काव करें तो उससे भी कुछ फूल आपको रुकने में मदद मिल सकती है। खासकर 2-3 कारणों से फूल झड़ जाता है पूरा, या तो पोषक तत्व पूरे नहीं मिल रहे उसमें, चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हों या जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो, तो पोषक तत्वों की पूर्ति करें, जड़ों की थोड़ी खुदाई करके छटनी कर दें और ऊपर से दवा छिड़क दें जो मैं प्लेनोफिक्स बोल रहा हूँ, तो उससे काफ़ी हद तक मतलब आप उसको रोक सकते हैं। अच्छा, और डबा साहब ये मिट्टी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है हर लिहाज से, और आपने उसको भी दूर किया। जो किसान भाई हैं जिनको ये लगता है कि शायद हम जाएंगे तो हो सकता है किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। अपने से किसी तरह की कोई जांच पड़ताल की जा सकती है, पता लग सकता है, या वैज्ञानिक आधार ही है और वो ही बेहतरीन है? देखो, हर किसान को अपनी मिट्टी के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान होता है कि वो कितनी पैदावार ले रहा है, कौन कौन सा खाद दे रहा है। और अक्सर हम जो खाद दे रहे हैं वो ज़्यादातर रासायनिक खाद देते हैं, और जब रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक खादों में हमारे जो मिट्टी में 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जब तो जो रासायनिक खाद हम प्रयोग करते हैं उससे मुश्किल से 3 से 4 पोषक तत्व ही दे पाते हैं। बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका मिट्टी में ह्रास होने की वजह से हमारी जो फसल उससे सही पैदावार नहीं मिल पाती, या फसल में सही गुणवत्ता नहीं आ पाती, या फसल जो है वातावरण की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उससे लड़ने की क्षमता नहीं रहती, और ऐसी फसल में बीमारी और कीड़े का प्रकोप भी अधिक होता है। तो ये हमें देखना है कि हम जो पैदावार ले रहे हैं क्या उसी के अनुरूप अपनी मिट्टी में खाद पानी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब जो भी किसान भाई कितने भी रासायनिक खाद प्रयोग करते हो, अगर हर तीसरे साल वो सही मात्रा में, प्रचुर मात्रा में देसी खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपनी मिट्टी की जांच करवाने की आवश्यकता है। क्योंकि देसी खाद जब हम प्रयोग करते हैं हर 3 साल बाद और लगभग 25 से 30 टन, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर ये होता है कि हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो देसी खाद से जाते रहते हैं और वो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रहते हैं। ठीक है, लेकिन देसी खाद का तो इस्तेमाल सर शायद बहुत ज़्यादा लोग करते नहीं, ऑर्गेनिक को लेकर तो एक अलग स्थिति है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लें, फिर हम इस पर आएंगे आपके पास। अभिनव उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। स्वागत है अभिनव जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी अभिनव, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी, मेरा सवाल है कि अमरूद की अति सघन बागवानी कैसे की जा सकती है? अति सघन? जी, अच्छा। अति सघन बागवानी का मतलब है कि आप पौधों के बीच में जो दूरी है उसको जैसे 5-6 मीटर की दूरी पर मान लो कोई पौधा लगा रहे हैं, उसको आप 1.5-2 मीटर की दूरी पर भी लगाएं। उसकी कटाई छटाई करने का एक तो बहुत ही मतलब ट्रेंड तरीका है, उसको प्रशिक्षण लेकर के, और किस्मों का चयन करें, बढ़िया किस्मों का, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं आप। लखनऊ में बहुत अच्छा संस्थान है, एक अमरूद के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, बहुत सी उन्नत किस्में हैं। तो सघन बागवानी का यही है, कम से कम क्षेत्रफल में ज़्यादा पौधे लगाएं और उन पौधों से ज़्यादा आप उत्पादन ले सकें। तो कई फसलों में आजकल सघन बागवानी की शुरुआत की हुई है, और वैज्ञानिकों ने काफ़ी अध्ययन करके पाया कि उससे किसानों को फ़ायदा होता है। तो आप अपने बागवानी विभाग से संपर्क करके उनसे किस्मों के बारे में भी बात कर लें, आपके यहाँ कौन सी किस्में चलेंगी। लेने के लिए आप लखनऊ से भी ले सकते हैं। बागवानी विभाग के अधिकारी जो हैं वो खरीदवा के पौधे भी उपलब्ध कराएंगे, आपको पूरा तरीका बताएंगे, और अनुदान जो योजना के तहत जो लाभ मिलना है उस लाभ को भी आप ले पाएंगे। जी जी। और डॉक्टर डबा साहब से मैं जो हम एक तो मिट्टी के बारे में कि आपने कहा कि किसानों को लगभग स्वयं भी पता होता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि वो एक खेती बार बार करते हैं। जैसे जहाँ जिस बेल्ट में गेहूं है वहाँ पर हर साल गेहूं उगाया ही जाता है, तो वो जो पोषक तत्व कम हो गए। और इसके बारे में कितने हद तक किसान जागरूक हैं कि वो बार बार गेहूं या फिर जो अपना पानी जो ज़्यादा सोखते हैं, जैसे चावल हो गया, इस तरह की खेती करते हैं। तो इसमें पानी और मिट्टी ये भी क्या किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन है, और इसका भी क्या ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, पानी और मिट्टी का चोली दामन का साथ है। अगर पानी की गुणवत्ता खराब है तो अच्छा पानी उड़ जाता है, और जो खराब चीज़ें हैं वो मिट्टी के अंदर ही रह जाती हैं। जैसे पानी खारी होता है, हम खारी पानी में यही क्या दिक्कत आती है, ये तो दिक्कत आती है कि उसमें से पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन जो साल्ट है जिसके कारण वो खारी है, जो लवण है, वो मिट्टी के अंदर रह जाएंगे, और ये लवण जो हमारी मिट्टी को खराब करते हैं। तो पानी का और मिट्टी का दोनों की जांच होना जरूरी है, आपका पानी कैसा और मिट्टी कैसी है। और पानी अगर अच्छा है और मिट्टी भी अच्छी है तो फिर आपको ये चिंता नहीं रहती कि लवण रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। दूसरा जो सवाल आपका है कि बहुत से किसान भाई केवल 2 ही किस्म की फसलें लेते हैं, धान्य फसलें,
जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो इनकी आपूर्ति जो जनरली रासायनिक खादों से शुरू में करते हैं। और इससे अगर वो उतनी पैदावार बनाए रखना चाहते हैं तो हर साल उनको रासायनिक खादों की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है, जिससे फसल का उत्पादन लागत भी बढ़ रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है जी। क्योंकि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य नहीं गिरता तो हमें हर साल खाद की मात्रा नहीं बढ़ानी पड़ती, और जो खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है इसका मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी उसको सस्टेन नहीं कर पा रही है। और मिट्टी में जब हम खाद डालते हैं तो इस समय हमारे जितने भी जो हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं या जो विशेषज्ञ हैं वो आपको यही कहते हैं कि केवल यूरिया और डीएपी से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको जिंक की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसमें सल्फर की भी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कितनी मात्रा में सल्फर जाना है, कितनी मात्रा में जिंक जाना है, या किसी और अन्य पोषक तत्वों की कमी है या नहीं है, वो केवल मिट्टी की जांच से ही पता लगेगा, और तभी हम आपको अच्छा कर पाएंगे। तो बड़ी बात यही है कि जांच आप जरूर करवाएं। और देखिए बता दिया गया है कि जांच में किसी तरह की हिचकने की जरूरत है ही नहीं, फ्री में हो जाएगी और आपको लाभ ही लाभ होगा। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, नरेंद्र कुमार कांगड़ा से। स्वागत है नरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये है कि हमने आम का बगीचा लगा रखा है। टीवी की आवाज कम कर दीजिए। जी सवाल पूछ लें अपना। हमने आम के पेड़ लगा रखे हैं, तो उसमें जो है अभी बेमौसम बरसात की वजह से मतलब उनका फूल वगैरह काफी झड़ रहा है, तो क्या उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं हम? कितने बड़े एरिया में है आपका बाग? ये हमारे तो वो कनाल बोलते हैं, तो ये है 5 कनाल में है। अच्छा ठीक है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जो ओलावृष्टि जैसे हुई है, हैवी बारिश हुई है, तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो फूल की स्थिति में गिरे हैं, कई बार आपका आम का फल जो पौधा है फलों से लदा हुआ होता है, तब भी हो जाता है। ओलावृष्टि या इससे जो नुकसान होता है उसकी ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि उसको आप कुछ बचाव कर सकें। कई बार जो नेट वगैरह हैं इस तरीके का व्यवस्था करते हैं, लेकिन बगीचा अगर है इतने बड़े उसमें उस पर प्रोटेक्शन करने का ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर डबा साहब को कुछ अगर आइडिया हो तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई अभी तक कुछ विकास किया है जो एक एक पौधे को ओलावृष्टि या इससे बचाया जा सके। तो निश्चित तौर पर इसका कोई निदान नहीं है, विपरीत परिस्थितियां हैं। ये जरूर होता है आपको कई दिन पहले मौसम की जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ओलावृष्टि वगैरह से आप कैसे उसको बचा सकते हैं? आप बचा नहीं सकते हैं। किसानों की खड़ी फसल को नुकसान है, गेहूं की फसल को अब काफ़ी नुकसान हुआ है इस बेमौसम बारिश की वजह से। वो दुखद है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को आप रोक कर नहीं चल सकते हैं। और किसानों के लिए तो ये कहा ही जाता है कि देखिए वो ऊपर की तरफ ही देखता है, और ऊपर या तो वो भगवान है या फिर बादल हैं, और बेमौसम जब बरसते हैं तो बड़ा नुकसान करते हैं, और अभी नुकसान हुआ है किसानों को। मिट्टी को लेकर सर आपसे अगला सवाल मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये कि जैसे कोई इलाके हैं कि एक लाल मिट्टी हो गई, या फिर कहीं पर कपास बहुत अच्छी होती है वो काली मिट्टी हो गई, कहीं पर अलग अलग मिट्टियां हैं, तो उस मिट्टी के हिसाब से ही अगर खेती करते हैं तो ये कितना फ़ायदेमंद है। और कई बार ये कहा जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में हमने खेती की और हम जो इस इलाके में पैदावार जिस चीज़ की नहीं होती थी वो भी हमने उगा लिया, तो वो क्या उस मिट्टी को संशोधित करके या उसमें उर्वरक पदार्थों की इस तरीके से मात्रा डाल के जांच पड़ताल करवाने के बाद संभव हो पाता है? मैं आपको 2 बातें बता दूं कि मिट्टी हमारी बहुत सी किस्म की होती है। लेटराइट भी है, अपनी काली मिट्टी की बात भी की, और जहाँ पे जो मिट्टी होती है वहाँ पे अधिकतर उन्हीं फसलों की पैदावार होती है। लेकिन फसल को जो कौन सी फसल किस मिट्टी में पैदा होगी नहीं होगी वो कई बातों पे निर्भर करता है। एक तो वहाँ भी बरसात कैसा है, मौसम कैसा है। कई बार क्या है कि जैसे काली मिट्टी है वो पानी ज़्यादा देर तक अपने पास रोक पाती है, तो हम कोई अगर ऐसी फसल ले लें कि जिसमें पानी रुक जाए, जैसे पपीता लगा दिया अगर आपने, तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, गिर जाएगा। तो हम ऐसी मिट्टी में जहाँ पे चिकनी मिट्टी हो, जहाँ पानी खड़ा हो, तो पपीता नहीं लगाते हैं क्योंकि वो गिर जाता है, फसल एकदम बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर इसी में मिट्टी में अगर जल निकासी का प्रॉपर प्रबंध हो जाए और सही मात्रा में सही टाइम पे पानी दिया जाए तो पपीते की बहुत अच्छी पैदावार हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें अपनी सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है या वातावरण हमारा कैसे साथ दे रहा है। कई बार हमने कोई नई फसल लगाई तो वातावरण उसका हमारा साथ देता तो वो नई फसल अच्छी आ जाएगी, लेकिन वो फसल वहाँ के वातावरण के अनुकूल होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
हाँ, मिट्टी भी जब हम जांच करते हैं तो उसमें बताते हैं कि कौन सी मिट्टी को कितना लवण वो सहन कर सकते हैं, हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं, कौन सी बागवानी फसलें हो सकती हैं, कौन सी फूल वाली फसल हो सकती है, कौन सी धान्य फसल हो सकती है, वो सारी की सारी जानकारी दी जाती है, जिससे कि किसान को थोड़ा सा अच्छी पैदावार ले सके और अच्छा उत्पादन ले सके। और जो उत्पादन लेगा उसके लिए उसको कितनी मात्रा में पोषक तत्वों का प्रबंध करना है, उसकी भी उसको पूरी जानकारी दी जाती है। मिल जाएगी। भागलपुर से एक और दर्शक हमारे साथ मीसा भारती हैं। स्वागत है मीसा, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, सवाल पूछ लीजिए अपना। जी हम सुल्तानगंज से बोल रहे हैं, भागलपुर बिहार से। जी, मेरा एक कटहल का पेड़ है। हाँ हाँ, जो 10 साल हो गया वो पेड़ का, 4 साल से फल आ रहा है, 1 इंची का हो के वो गिर जाता है फल। अच्छा, काला हो करके गिर जाता है फल। ठीक है, तो पूछते हैं हम आपको अपने जो बागवानी विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए। और सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कोई भी फलदार पौधे आप लगाते हैं उन्नत किस्मों। दूसरा मैडम मेरा पपीता है। हाँ हाँ, जो पपीता लगाए 2 फल तो बहुत बड़ा आया, बाकी सारा फल छोटा हो गया, भुमड़िया के सारा पत्ता खराब हो रहा है। अच्छा, कितने पेड़ हैं पपीते के? पपीता का मेरे पास 12 पेड़ है। अच्छा, ठीक है। मैं जैसे अभी बता रहा था मैडम, बागवानी की कोई भी फसल हो, चाहे आप पपीता लें, सीजनल फसल लें या पौधे जो फलदार जिसकी बात कर रहे हैं आप जी, उसमें हमेशा किस्मों का ख्याल रखें, उन्नत किस्मों को लगाएं, प्रमाणित नर्सरी से या विक्रेता से बीज और पौधे लेके लगाएं, क्योंकि कई बार आप वैसे ही बीजू पौधे कहीं से लेके लगा देते हैं प्राइवेट नर्सरी से, कई तरह की बीमारियां आती हैं। जैसे इनके पपीते में पत्ते मुरझा रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं, तो वो लीफ कर्ल वायरस एक हो जाता है, उस तरीके की बीमारी है। आप अच्छी नर्सरी से उन्नत प्रजाति के पौधे लगाएं और बागवानी विभाग से, क्योंकि हम वैसे ये कार्यक्रम आज जो कर रहे हैं, योजनाओं के तहत क्या क्या लाभ हमारे किसान भाई ले सकते हैं, उस पर अभी तक कोई खास चर्चा नहीं हुई। हर एक बीमारी समस्याओं से ग्रसित जो पौधे हैं उनकी बात कर रहे हैं, या उन्होंने उन्नत पौधे नहीं लगाए, कहीं से ही लेके पौधे लगा दिए, उस समस्या के लिए आप अपने निकटतम जो कृषि अधिकारी हैं, बागवानी अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करो। और कोई भी बगीचा, आप पपीते की खेती जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं अभी, डबाज साहब, उन्नत पौधे अगर आप, कई सारी अच्छी किस्में हैं, पूसा संस्थान ने भी बहुत सी किस्में विकसित की हैं, बाहर की भी किस्में आ गई हैं जो काफ़ी अच्छा मुनाफा आप उससे ले सकते हैं। उन पौधों को लगाएं, वैज्ञानिक तरीके से लगाएं, प्रशिक्षण ले लें, क्योंकि बागवानी दूसरी जो परंपरागत खेती है उससे हटके है, बिल्कुल अलग है। बागवानी में पूरी स्किल चाहिए, आपको ज्ञान चाहिए, कब लगाने, कौन से पौधे लगाने, कितनी दूरी पे लगाने, कैसे रखरखाव करना है, तभी आप उससे ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। जी जी, तो उसका ध्यान रखें। बागवानी अधिकारियों से मिलने पर आपको वित्तीय सहायता मिलती है, प्रशिक्षण भी मुफ्त मिलता है, और फिर अच्छी तरीके से आप उन्नत बागवानी करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। जी जी, तो चलिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों से हम भी चर्चा करेंगे। आपके भी अपने सवाल हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम बात कर रहे हैं बागवानी विकास के बारे में और साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में। इनसे संबंधित आपका यदि कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, डॉक्टर YR मीणा जो कि बागवानी विकास के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और डॉक्टर JPS डबास जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं और मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। आपसे सर मैं जानना चाहूँगी कि बाग जब कोई भी व्यक्ति लगाता है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखे, इसकी हमने बात की। दूरी कितनी रखे, क्योंकि एक सवाल आया जैसे कि वो सघन बागवानी करना चाहते हैं, तो सब लोग सघन नहीं करना चाहते हो शायद, और सब पौधों की शायद सघन ना हो पाती हो, तो ये कैसे करना चाहिए, कितनी दूरी अच्छी रहती है, और किस इलाके में कौन से पौधे ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे, उसका कितना ख्याल रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात है आपने जो कही, क्योंकि बागवानी खासकर जो फलों की हम खेती करते हैं उसमें गर्मियों का जो मौसम होता है, खेत हमारे खाली होते हैं, योजना बना के कितने क्षेत्रफल में हमने पौधे लगाने हैं, कौन से पौधे लगाने हैं, आम है, अमरूद है, नींबू है या पपीते की खेती करनी है, तो उसी के हिसाब से हम लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी तय करते हैं। अच्छा। आम की किस्म भी जैसे हम लगाते हैं तो पहले की हमारी जो किस्में हैं जिसमें दशहरी है, लंगड़ा है, तोतापुरी, ये सब उसमें दूरी काफ़ी 8, 9, 10 मीटर तक भी रखते हैं। लेकिन अभी जैसे हमारे पूसा संस्थान ने कई बोनी किस्में विकसित की हैं। अच्छा। आम्रपाली है, मल्लिका है, कई तरह की किस्में हैं जिनको हम गृह वाटिका या किचन गार्डन में भी यूज करते हैं। तो वो 3-4 मीटर की दूरी पे या 2.5 मीटर की दूरी पे भी हम लगाते हैं। अगर सघन बागवानी करनी है तो 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे या 3 मीटर की दूरी पे भी हम उसको लगा सकते हैं किस्मों के आधार पे। तो जो फलदार पौधे आप चुन रहे हैं, सबसे पहले तो कौन से पौधे आप लगा रहे हैं उसके हिसाब से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी होगी। उसके बाद में उस पौधे के अंतर्गत भी किस्में, क्यों अलग अलग किस्मों में कई में ऊपर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो फैलते हैं पौधे। तो उस तरीके से कहने का मतलब लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आपको पहले से तय करनी है किस्म के आधार पर। उसी हिसाब से आपको गड्ढे खोदने हैं जो कम से कम 2.5-3 फीट आप गहरा और उतना ही चौड़ा वो गड्ढा खोदें। गर्मियों में खोद के 1-2 महीने खाली उसको छोड़ दें। अच्छा। और फिर उसमें मिट्टी, खाद वो सब मिला के उसका भराव करें बारिश से पहले। अच्छा। सबसे बढ़िया समय होता है जुलाई और अगस्त का जो महीना है, जब बारिश चालू हो जाती है। उसमें 1-2 बारिश होने के बाद में आप पौधों का रोपण करें गड्ढे के बीचों बीच अच्छे से दबा के। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था, विश्वसनीय या प्रमाणित नर्सरी से उन्नत किस्मों के पौधे आप खरीदें, उनको लगाएं, रोग रहित स्वस्थ पौधे लगाएं। और अगर ठीक से देखभाल करेंगे तो आजकल जो ग्राफ्टेड पौधे जिन्हें हम कहते हैं वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड, वानस्पतिक विधि से जो पौधे तैयार होते हैं जिसमें ग्राफ्टिंग, बडिंग, कटिंग, इनसे तो उनमें फलन आपकी दूसरे साल ही तैयार मतलब चालू हो जाती है। भले ही कम फल मिले लेकिन आपको 1-2 साल में ही पौधों से फल मिलने 5-6 साल वाला इंतजार नहीं करना पड़ता। जबकि बीज द्वारा तैयार होते हैं पौधे तो 5-6 साल 10 साल भी उसमें लगते हैं। ठीक है सर। एक दर्शक हमारे साथ हैं शकील फारूक, नागौर, राजस्थान से। स्वागत है सर, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, मैं शकील फारूक बोल रहा हूँ, जिला नागौर, राजस्थान से। जी बताइए। हेलो। हाँ हम सुन रहे हैं आपको, बताइए, सवाल पूछ लीजिए। मैडम, मुझको लगाना है ये बागवानी अम्बा का पेड़। अच्छा। अच्छा मैडम, इसमें 6 महीना पैदावार के लिए कौन सा इसकी किस्म होती है, कहाँ मिलती है? कहाँ लगाना है आपको? हाँ मैडम, मेरा लगाना कहाँ पर है? शौकीन साहब, किस इलाके में लगाना चाहते हैं? नवसारी में? नागौर नहीं, सुन नहीं पाए शायद हमको, लेकिन उनका सवाल तो आम के पौधे लगाने की बात है। वैसे तो वो राजस्थान नागौर के रहने वाले हैं। हाँ। तो नागौर में ही लगाते होंगे। तो किस्में बहुत सी हैं राजस्थान में, आपको जयपुर से आप ले सकते हैं, अजमेर से भी आपको आम की किस्मों के पौधे मिल सकते हैं। सबसे बढ़िया है हमारा जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है या इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, समन्वित विकास के लिए एक मिशन चल रहा है। उसमें आप बागवानी के जो आपके निकटतम अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, उन्हीं से आपको पौधे भी मिल जाएंगे, प्रशिक्षण भी मिल जाएगा, और कितने क्षेत्रफल में आप पौधे लगा रहे हैं उसका पूरा रेखांकन, लेआउट
उनके जो सुपरवाइजर हैं, सहायक कृषि अधिकारी हैं, वो पूरी मदद करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको मिलना चाहिए आपके निकटतम जो बागवानी अधिकारी हैं, और फिर अच्छी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आप अपना बगीचा लगाएं। जी, मिट्टी को लेकर सर क्या स्थिति अभी है, उसको लेकर मतलब योजनाओं के लिहाज से क्या स्थिति है? आपको सिर्फ प्रशिक्षण जैसी कोई स्थिति है कि आप अपने से देख लें या कुछ मशीनों के लिहाज से देख लें, या फिर कुछ और भी योजनाएं हैं कि मान लीजिए कोई इलाका है, बंजर इलाका है, उस इलाके को लेकर क्या कुछ अलग तरह की योजनाएं हैं? किसान कैसे लाभान्वित अपने आप को कर सकते हैं? देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे बागवानी करें या कोई फसल उत्पादन करें, मिट्टी की जांच हर जगह के लिए लागू है। और जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं, जितनी भी हमारी केंद्र सरकार के संस्थान हैं या हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं, सभी किसानों को इस बात के लिए प्रशिक्षण भी देते हैं और जोर दे के बताना चाहते हैं कि मिट्टी की जांच सबसे जरूरी है, क्योंकि मिट्टी ही किसी भी फसल का आधार है। और जब तक आधार ही मजबूत नहीं होगा तो फसल अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए मिट्टी की जाँच होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। और प्रधानमंत्री ने 2014 में इस बात का आह्वान किया था कि हर एक किसान की, हर खेत की मिट्टी की जांच हर 3 साल में एक बार जरूर होनी चाहिए, और किसान के पास अपनी मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध रहना चाहिए, जिस तरह से उसका अपने स्वास्थ्य का कार्ड होता है, और उसी के आधार पे उसको फसल लगानी चाहिए, उसी के आधार पर पोषण होना चाहिए। और आज भी जितने भी सवाल आए हैं, चाहे वो बागवानी के ही थे, उनमें सभी में सबसे बड़ी कमी यही थी कि मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखा गया। जब तक हम मिट्टी का स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम चाहे कितनी भी अच्छी किस्म लगा लें, कितनी भी अच्छा पौधा लगा लें, वो सही पैदावार नहीं दे पाएगा जब तक कि उसका सही तरह से पोषण नहीं होगा। तो जितना पोषण आवश्यकता है उतना है। जब पोषण की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले जो पोषण, जितने भी फसलें हैं उन सभी का पोषण मिट्टी के माध्यम से होता है। और ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड का जिक्र किया सर आपने, ये और किस तरह के लाभ किसान को देता है? एक तो मिट्टी के बारे में तो जब पता चला, हमने देख लिया कि हमारी मिट्टी ठीक नहीं है और हमने अपनी मिट्टी की जांच करवाई, तो जैसे ही हमारी मिट्टी ठीक नहीं होती है तो हमें पता लगता है कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से नमक हैं, कौन कौन से लवण हैं, और वो कितनी मात्रा में है। और अगर हमें मिट्टी को सुधारना है तो इसमें कितने किस्म, कौन सा जिप्सम यूज करना है या कोई और चीज यूज करनी है, कितनी मात्रा में यूज करनी है, कब इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी फसल लगानी है। जैसे कि अब कल्लर भूमि की बहुत सी बात आती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लवण होते हैं और फसल नहीं हो पाती है, तो उसको भी सुधारने के लिए मिट्टी की जांच के बाद में हम बताते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में जिप्सम डलेगा या कोई और चीज डलेगी, और डालने के बाद कितने दिन तक उसमें पानी खड़ा रहना चाहिए, कब पहली फसल ली जानी चाहिए, कौन सी ली जानी चाहिए, कौन सी किस्म की ली जानी चाहिए, और पहली फसल के बाद अगर दूसरी फसल लेनी तो कौन सी किस्म लेनी है। तो ये सब बातों की जानकारी हम किसान को जब मिट्टी की जांच होती है उसके माध्यम से देते हैं। और जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है, इससे मोटे मोटे कुछ पैरामीटर हैं इनकी पूरी की पूरी जानकारी किसान को हो जाती है कि उसकी मिट्टी का पीएच मान कितना है, वो एसिडिक है या बेसिक है, उसकी मिट्टी का ईसी कितनी है। ईसी भी जो है एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता, उससे ये पता लगता है कि हमारी मिट्टी में कितने लवण है या कौन कौन से लवण है, तो उसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ में ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि हमारी मिट्टी के अंदर कितना जैवांश तत्व हैं। जितना ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा होगा उतनी ही हमारी मिट्टी अच्छी होगी। ठीक है सर, ऑर्गेनिक पर हम और भी बात करेंगे सर, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती को लेकर बहुत बात हो रही है, तो उसमें मिट्टी का जो योगदान है वो किस तरीके से है, ये भी मैं आपसे जानूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं महुआ उत्तर प्रदेश से, मास्टर नारायण है, स्वागत है सर आपका। क्या सवाल है सर? टीवी की आवाज कम कर दीजिए भास्कर जी। जी 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 कम है आवाज, म्यूट कर दीजिए एकदम। सवाल पूछ लीजिए अपना। जी नमस्कार विशेषज्ञ जी को, आपको भी नमस्कार। मैं महोबा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी नमस्ते जी, मैं ये सोच रहा हूँ बागवानी के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए वो हों, और इसमें कौन कौन से पौधे कहाँ से लिए जाएं। ठीक है, योजनाओं के बारे में सर सवाल आ ही गया है। बागवानी की खासकर जो योजनाएं हैं, वैसे तो 6-7 हैं, लेकिन हमारा एक समन्वित बागवानी विकास मिशन, जिसे हम MIDH या मिशन फॉर इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं, यानी बागवानी के समग्र विकास के लिए सभी योजनाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे लाया गया है, जिसमें हमारा चाहे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की योजनाएं हैं, कोकोनट डेवलपमेंट की बोर्ड की योजनाएं हों, हमारा नेशनल मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो, ये सबको एक साथ क्लब करके, और नई योजना का नाम है MIDH,
यानी इंटीग्रेटेड मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। उसमें आप बागवानी की जितनी भी फसलें हैं जी। फलदार पौधे, सब्जी वाली फसलें, फूलों की खेती, जड़ी बूटियों की खेती, इसके अलावा आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कटाई उपरांत जो भी आप करते हैं, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, तो बहुत सी चीज़ें हैं। यानी एंड टू एंड सॉल्यूशन है। आपको बीज और पौधों से लेकर के उसकी तैयारी से लेकर मार्केटिंग तक की व्यवस्थाएं हैं उसमें। कोल्ड स्टोरेज भी हैं। आपको मशरूम की खेती, बी कीपिंग, ये सब भी उसमें है। नर्सरी, आप पौधशाला लगा सकते हैं। हाईटेक नर्सरी है 4 हेक्टेयर की, और एक छोटी नर्सरी 1 हेक्टेयर वाली भी है, जिसमें 20-25 लाख तक भी मदद मिलती है सरकार से। अच्छा। आमतौर पर जितनी भी बागवानी विकास की योजनाएं हैं 40 से 50% तक मदद किसानों को मिलती है, सब्सिडी मिलती है। और एक और, जैसे कई हमारे किसान भाइयों ने पूछा था, विपरीत परिस्थितियों में जब मौसम नागवार हो, उसमें आप प्रोटेक्टेड जो संरक्षित खेती है वो कर सकते हैं। ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, ग्लास हाउस, उनमें खेती, जिससे आप बाहर भले विपरीत परिस्थितियां हों लेकिन उनके प्रोटेक्टेड उसमें आप अच्छी खेती कर सकते हैं और हेल्दी क्रॉप आप ले सकते हैं, पौध अच्छी तैयार कर सकते हैं। तो सीमित है संभावनाएं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने माध्यम से भी अपने किसान भाई बहनों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलावा इसके आपके नज़दीक में जो भी कृषि विकास केंद्र है, आप वहाँ पर जाकर और ज़्यादा जानकारियाँ ले सकते हैं और ज़्यादा लाभ भी आप ले सकते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से, और हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं ब्रेक के दौरान। उत्तर प्रदेश से राजकुमार हैं। स्वागत है राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ मैडम जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। सवाल मेरा ये है कि मिट्टी का नमूना हम किस तरह से लेंगे अपने खेत से? अच्छा, हालांकि हमने जी ठीक है, हमने जानकारी दी है वैसे, लेकिन आपके लिए हम दोबारा से पूछ लेते हैं एक बारी कि कैसे नमूना लेना है। हाँ। राजकुमार, जो मिट्टी का आपको नमूना लेना है वो किसी बागवानी फसल के लिए लेना है या आम फसल के लिए लेना है? नहीं, हम धान, गेहूं और ये चना, मटर, परवल ये सब खेती करते हैं। ठीक है। तो जो भी आपने धान गेहूं की बात की, चने की बात की है, ये जो फसलें ऐसी है जिनकी जड़ें ऊपर 6 इंच में रहती है, तो जो मिट्टी का जो नमूना लेना है ऊपरी 6 इंच का लेना है। और नमूना लेने की सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो नमूना लेंगे वो एक खेत में कम से कम 10-12 जगह से लेंगे। एक खेत का मेरा तात्पर्य ये है कि 0.4 हेक्टेयर या 5 बीघे या 43,560 स्क्वायर फीट, ये जगह, इस इतना ये जो एरिया होता है या क्षेत्रफल होता है, इसको हम एक खेत मान लें। इस एक खेत में हम 10 से 12 जगह से मिट्टी का नमूना लेंगे। कोई भी नमूना डोल के आसपास से या खेत के किनारे से नहीं लेंगे। खेत के किनारे से कम 3-4 मीटर अंदर से लेंगे। किसी पेड़ के नीचे से नहीं लेंगे जहाँ पे पत्ते गिरते हों, या जहाँ पे पहले खाद की ढेरी बनी हुई हो, या जहाँ पे किसी फसल की पुरानी जड़ें बहुत सारी हों, तो ऐसी जगह से नमूना नहीं लेंगे, अन्यथा हमारा नमूना ठीक नहीं रहेगा। नमूना जब 10-12 जगह से लेंगे तो इस मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से मिलाना है
और एक जो नमूना लेंगे, वो जो बर्तन होना चाहिए वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई दूसरी चीज़ें ना मिली हो, नहीं तो आपका नमूना ठीक नहीं रहेगा। और इसको एक साफ फर्श पे डाल के अच्छी तरह से मिट्टी को मिला लेंगे, और मिलाने के बाद मात्र आधा किलो मिट्टी किसी बिल्कुल साफ थैली में आप भरेंगे, और भरने के बाद में उसमें अपना नाम, खेत का नंबर, नमूना लेने की तिथि, ये सब लिख के उसको प्रयोगशाला में भेजेंगे। तो जिससे जब जांच की रिपोर्ट आएगी तो आप उसको तय कर पाएंगे आपको कौन से खेत के लिए लेना है। और साथ साथ में आप ये भी लिखेंगे कि आपने इससे पहले कौन सी फसल ली है, आगे आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं, जिससे जो भी प्रयोगशाला है जांच करते समय आपको ये बता पाए कि अगली जो फसल ले रहे हैं उसमें आपको अगर इतना उत्पादन लेना है तो इतनी मात्रा में ये खाद डालने हैं। जी। तो नमूना बिल्कुल सही तरह से लेना है, और नमूना लेने के बाद प्रयोगशाला में बिल्कुल ठीक से भेजना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के जो भी सवाल थे उनको ज़रूर जवाब मिले होंगे, और हमारे से जुड़ने का और जो ज़रिया है वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आप ईमेल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मेल आईडी हम आपको बता देते हैं। हमारा मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। कोई भी आप संदेश भेज सकते हैं। अलावा इसके फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हेलो किसान आप हिंदी में जब टाइप करेंगे तो हमारा पेज खुल जाएगा, और वहाँ पर आपको तमाम जानकारियाँ हासिल हो जाएंगी। टोल फ्री नंबर हम सदा बताते हैं अपने दर्शकों को, एक बार फिर से बता देते हैं। उस टोल फ्री नंबर के ज़रिए भी आप हमसे अपनी बात रख सकते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800-113060। तो आज के लिए इतना ही। आप दोनों आए, सर आप आए, मीना साहब हमारे साथ स्टूडियो में, और डब्बा साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, वक्त निकाल कर, और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए, और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे किसान भाई बहनों को मुहैया करवाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार।